गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फिर आज एक बार आपका स्वागत है आपके अपनी क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में। तो हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2, जैसा कि लगातार चल रहा है और ये 7वां नंबर, जी हाँ, ये 7वां नंबर क्लास होगा। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रोज एंड फिक्शन की। बहुत सारे, लगभग 16-17 वर्ग के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 17, टोटल 17 वर्ग के एमसीक्यू को हर से 5-5 लेंगे, यानी टोटल हम लोग करेंगे 85 एमसीक्यूज आज के इस सेशन में। यदि आप चाहते हैं कि उन सारे एमसीक्यूज का पीडीएफ मिल जाए, जिससे आप आसानी से एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस कर ले खुद से बिना आंसर को देखे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डायरेक्ट आप पीडीएफ पे जाइएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है जी। इंग्लिश का ये क्लास है, इसके यादव मेरा नाम है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। विशेष जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 4.0 का बैच ले तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे प्रिस्क्राइब्ड जो एसे पार्ट है। जी हाँ, टोटल जो एसे है आई थिंक कितना है तो आपका 9 या 10 टोटल जो है एसे प्रिस्क्राइब्ड है। एक मिनट जरा सा होल्ड करेंगे, बताते हैं। टोटल 10 एसे हैं। जी हाँ, टोटल 10 एसे हैं और आपका बचा 7 जो है आपका स्टोरी है, जिसमें एसे में अगर कहे तो पहला आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। उसके बाद आगे पंडिता रमाबाई का विडोहुड, फिर विवेकानंद जी का, एम.के. गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, बोस का, राजेंद्र प्रसाद जी का। उसके बाद स्टोरी में जाएं अगर तो एम.आर. आनंद का, आर.के. नारायण का, रस्किन बॉन्ड का, ये तमाम यानी टोटल 17, उन तमाम को कवर करेंगे बारी बारी से। ठीक है जी। जो आपके स्टेट पेपर 2 में मेंशन है, हम बात उसी की कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, स्टेट पेपर 2 में जो मेंशन है। चलिए अब चलते हैं, आते हैं, लेते हैं पहला पहला और थोड़ा सा इसका साइज कम कर दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, पहला है आपका रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर.एन. टैगोर साहब का द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम। जो भी एसे में आपका दिया हुआ है एसे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर का स्पिरिट ऑफ फ्रीडम हो, चाहे रमाबाई का विडोहुड हो, चाहे महात्मा गांधी जी का स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड, ये तमाम जो भी है ना, इनके एमसीक्यू को अगर आप धैर्य से करना चाहोगे, अपने कल्चर को, अपने सोसाइटी को, अपने हेरिटेज को, अपनी विचारधारा को, जो हमारे सोसाइटी में एज ए इंडियन हमें सिखाया जाता है, हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ अगर बुरा है तो दूसरों के लिए भी ये बुरा है। तो उन सारी चीज़ों को, जो मॉरल्स हैं हमारे, अगर उनको ध्यान में रख के आप ये जो 10 ऐसे हैं, अगर इनको बनाना शुरू करोगे ना, तो आराम से आप ऑप्शन से सही विकल्प तक पहुंच सकते हो, थोड़ा सा धैर्य के साथ अगर काम करोगे तब। अगर आपने पढ़ा है तब तो आसानी से बनाओगे, अगर नहीं पढ़ा है तब भी। तो आइए बारी बारी से कवर करते हैं। पहला एमसीक्यू लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगर, इन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ फ्रीडम। देखिए, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब फ्रीडम का जो जोश है, जुनून है, उसमें जो है कहा जाए व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ फ्रीडम। तो देखिए जरा सा, फ्रीडम का ट्रू नेचर क्या है? तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन कंट्री, क्या ये है? ठीक है, पढ़ते जाइए आप। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशियंट, आदमी इकोनॉमिकली जो है सेल्फ सफिशियंट हो जाए। द लिबरेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडाइज, मतलब माइंड का स्वतंत्रता, किससे? डर और जो पक्षपात होता है, प्रेजुडाइज होती है, उससे। द एबिलिटी टू मेक इंडिविजुअल चॉइस विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना बाधा का वो जो है जो चुनना चाहे वो चुन ले, उसकी एबिलिटी उसमें हो। तो आपको पढ़ के नहीं लगा कि सर लिबरेशन ऑफ द माइंड फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडाइज? जो भी राइटर रहे हैं, जो आप ऐसे में पढ़ोगे ना, उनमें से तमाम जो है वो मॉरल ही हमको सिखा रहे होते हैं कि देखो भैया, ये पैसे के पीछे नहीं भागना है, दुनियादारी के पीछे नहीं भागना है, अपने माइंड के पीछे भागना है, अपने दिल के पीछे भागना है, और वो जो सही मानता है वो करना है। हमारे लिए जो सही है वो दूसरों के लिए भी सही है। तो ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए ये सही और मेरे लिए ये सही, जैसे कि नेताजी लोग करते हैं। नेताजी कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस नहीं, नेता लोग करते हैं।
अपने बाल बच्चे को फॉरेन भेजेंगे और हमारे बाल बच्चे के लिए कहेंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ो। उनका बाल बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तो फिर वो सरकारी स्कूल का दशा दुर्दशा कैसे मजबूत करेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, जो हम पे लागू होता है दूसरों के लिए भी। अगर इन चीजों को ध्यान में रख के आप बनाओगे तो बनेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, सी नंबर। नेक्स्ट अगर हम करें, टैगोर वार्न्स अगेंस्ट ए नेशनलिज्म दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट। टैगोर जो है, टैगोर साहब जो है हमें वार्न करते हैं, यानी चेतावनी देते हैं नेशनलिज्म के खिलाफ जो है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कि क्या चीज से मतलब उस नेशनलिज्म को नहीं अपनाना चाहिए जो कि क्या चीज पे बेस्ड हो। तो कल्चरल हेरिटेज पे बेस्ड हो, ये तो लग रहा है कि होना चाहिए। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर पे हो, स्पिरिचुअल आइडियल्स पे हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे हो। तो यहाँ वांस कहा गया है, मतलब उसके प्रति वो मतलब हमको आगाह करते हैं कि ये ना करो भैया, इससे रिलेटेड नेशनलिज्म को मत अपनाओ। तो क्या, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर से रिलेटेड हो, जिसमें ताकत का खेल हो, जिसमें पैसे का खेल हो, वैसा राष्ट्रीयता नहीं चाहिए। वैसा चाहिए जिसमें कल्चरल हेरिटेज हो, स्पिरिचुअल आइडियल्स हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हो, है ना, ऐसा चाहिए ना। तो क्वेश्चन समझोगे तो आसानी से आप जवाब दे दोगे। अब हम ज्यादातर ऑप्शन को इसी तरह से डील नहीं करेंगे, हम लोग फटाफट भी चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फॉर व्हाट फॉर टैगोर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में एक व्यक्ति और वर्ल्ड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। तो आप देखो ना, सबसे नीचे वाला अगर देखोगे, द इंडिविजुअल फाइंड्स फ्रीडम थ्रू हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसे फ्रीडम मिल जाए, वो फ्रीडम की तलाश कर सके थ्रू द हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ वर्ल्ड, है ना। हाँ, बाकी ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं भैया ये नहीं होना चाहिए। आइए जरा सा करें, व्हाट डज टैगोर कंसीडर ए ग्रेट अचीवमेंट देन पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा बड़ा किसको वो मानते हैं कि भैया ये ग्रेट अचीवमेंट होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम मिले या ना मिले लेकिन ये मिल जाए तो ग्रेट अचीवमेंट होगा। वो क्या होगा, तो वो होगा आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ, द रियलाइजेशन ऑफ वंस ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल यूनिटी। हाँ, द रियलाइजेशन ऑफ वंस ह्यूमैनिटी, यानी मानवता का रियलाइजेशन, हर इंसान के अंदर मानवता बसता हो और स्पिरिचुअल यूनिटी हो। अगर ये होगा तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम से ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, चलिए इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आता है पहला वर्ग का। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, अल्टीमेटली ए स्ट्रगल अगेंस्ट। मतलब स्पिरिट ऑफ फ्रीडम क्या है टैगोर के टैगोर साहब के हिसाब से स्पिरिट ऑफ फ्रीडम क्या है, जिसके खिलाफ हमें स्ट्रगल करना चाहिए। तो वो है आपका, पॉजिटिव वाला तो नहीं होगा, निगेटिव वाला ही होगा, क्योंकि स्ट्रगल करना चाहिए, जैसे वार्न करना चाहिए और वार्न किए थे या इसके विरुद्ध में काम करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। तो द स्लेवरी ऑफ द माइंड, हमारा दिमाग गुलाम ना हो, इसके विरोध में जो है हमें स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ फ्रीडम होना चाहिए कि हमारा दिमाग गुलाम ना हो, द स्लेवरी ऑफ द माइंड। चलिए आज ये जरा सा, पंडित रामाबाई का विडोहुड। विडोहुड कहने का मतलब वही विधवापन। तो पहले के समाज में विधवा को लेके क्या सोच थी, कैसे हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है, कैसे उन्हें दबा के रखता था, कैसे उनके हक की बात नहीं की जाती थी। वो उनका पति मर गया तो उन्हें भी जलाने की बात होती थी। तो थोड़ा सा देखिए जरा सा, इन विडोहुड व्हाट डज पंडिता रामाबाई आइडेंटिफाई एज द रूट कॉज ऑफ मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिंदू विडोज इन हर टाइम। उनके टाइम में, तो उनके टाइम में क्या था जी, तो उनके टाइम में पेट्रियार्कल सोसाइटी थी एंड स्क्रिप्चुअली सेंटेंस्ड सोशल कस्टम थे। मतलब कि स्क्रिप्चुअली मतलब कहते धर्म ग्रंथ के हिसाब से बांध दिया गया था। वाकई में धर्म ग्रंथ ऐसा कह नहीं रहा हो, कह रहा हो या नहीं कह रहा हो, लेकिन उसको सोकल लिखने वाले लोग ऐसा कुछ लिखे थे उसमें, जिसको लेके पूरा सोसाइटी जो है उनके विरोध में था। तो ये पेट्रियार्कल एंड स्पिरिचुअली स्क्रिप्चुअली जो लिखा हुआ है, स्पिरिचुअली नहीं, स्क्रिप्चुअली जो लिखा हुआ था, सेंटेंस सोशल कस्टम था। सेंटेंस सोशल कस्टम और पेट्रियार्कल जो सोसाइटी था, इसके चलते ये जो रूट कॉज है, इसी के चलते जो है हिंदू विडो की हालत बदहाल रहती थी। क्या कहा जाता था उसमें, देखिए जरा सा, व्हाट वाज ए कॉमन इनफोर्स प्रैक्टिस फॉर विडोज दैट रमाबाई कंडेम्ड। जो कॉमन प्रैक्टिस क्या था जी, तो कॉमन प्रैक्टिस था कि उनको, अब देखिए यहाँ
कंपल्सरी रीमैरिज, भाई विडो को तो कंपल्सरी रीमैरिज तो करना ही नहीं था भैया, रीमैरिज का तो छोड़ दो हाल। यहाँ देखो यहाँ पे टंस्योर, टंस्योर का मतलब क्या होता है जी? तो टंस्योर का मतलब होता है हो जाना, यानी टकला हो जाना। टकला हो जाना यानी उस समय की सोसाइटी में ये था कि जो महिला का पति मर गया है वो टकला हो जाएगी और व्हाइट साड़ी पहनेगी, और उसके बाद वो सारे पूजा पाठ से उसे दूर कर दिया जाएगा। किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी मतलब त्योहार में वो निराशाजनक ही जिंदगी जिएगी। और इसका विरोध किसने किया था? रामाबाई ने किया था, क्योंकि इस तरह का चीज तो मतलब कि वो तो सिंबलाइज करता है भैया, वो तो मृत्यु के समान हो गया ना उसके लिए। हाँ, तो ये वाला चीज इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रामाबाई व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ विडोज? इमेंसिपेशन ऑफ विडोज के लिए, यानी विडोज जो है उनकी आजादी के लिए, इमेंसिपेशन कहने का मतलब उनकी स्वतंत्रता, उनकी आजादी के लिए, है ना, गुलामी के जंजीरों से बाहर आने के लिए क्या मोस्ट पावरफुल टूल था? तो ये था कि भैया वो पढ़ी लिखे हो और सेल्फ रिलायंस हो, मतलब कि खुद पे निर्भर हो। पति पे निर्भर होगी तो फिर जबरदस्ती उसके साथ ये सारे घटनाएं घटेगी। तो वो एजुकेटेड भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, उनके पास एजुकेशन हो और वो सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भरता उसमें रहे, है ना। चलिए रामाबाई क्या कहती है आगे? रामाबाईज वर्क प्राइमरली फोकस ऑन द फ्लाइट ऑफ विच ग्रुप ऑफ विडोज? किस प्रकार के विडोज पे की ये बात कर रहे हैं? तो यहाँ एक्चुअली चाइल्ड विडोज फ्रॉम हाई कास्ट हिंदूज फैमिली, और हिंदू में भी ब्राह्मण फैमिली पे ये ज्यादा असरदायक था। तो चाइल्ड विडोज जिनका बचपन में ही चाइल्ड मैरिज हो गया, है ना, और दुर्भाग्य से उनका पति मर गया था, बचपन में ही उनको फोर्स कर दिया जाता था कि आपको ये करना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड रमाबाई आर्ग्यू वाज डिनाइड टू विडो ट्रैपिंग देम इन देयर सिचुएशन? यानी रमाबाई के कौन से वैसे आर्ग्यू उन्होंने किया जिसे डिनाइड किया गया टू विडो को लेकर, ट्रैपिंग देम इन देयर सिचुएशन, और वो उनको उनके सिचुएशन में डाल रहा था। तो था कि भैया अगर उसका पति मर गया, उसे अगर शादी नहीं करने दोगे, वो दोबारा शादी नहीं करेगी, एक नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगी, तो फिर तो वही दलदल पे रह जाएगी ना। यानी द राइट टू रीमेरी एंड लीड ए नॉर्मल लाइफ, इस चीज की मतलब कि इस चीज की आवाज उठा रही थी, लेकिन उसे दबाया भी जा रहा था। चलिए इसी के साथ वो खत्म होता है। अब बात करते हैं विवेकानंद के इंडिया आवर मदरलैंड की। जी हाँ, इंडिया और मदरलैंड। पहला क्या है जी? हाउ डज स्वामी विवेकानंद प्राइमरली रेफर टू इंडिया इन हिज वर्क? इंडिया को किस तरह से रेफर करते हैं? तो इंडिया को कहते हैं ये जो है पुण्य भूमि है। इंडिया क्या है जी? ये जो है पुण्य भूमि है। पुण्य भूमि कहने का मतलब होली लैंड है, होली लैंड है ना। ये जो है इंडिया क्या है? तो इंडिया जो है होली लैंड है, होली लैंड, सॉरी होली लैंड है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद इज इंडियाज यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड? विवेकानंद के अनुसार से इंडिया का जो है यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है वर्ल्ड को लेकर? तो इंडिया जो है उन्हें सिखाया है, स्पिरिचुअल नॉलेज देने का काम किया है वर्ल्ड को, और टॉलरेंस देने का काम किया है। यानी भारत ने दुनिया को देने का काम किया है स्पिरिचुअल नॉलेज। जी हाँ, जो धार्मिक ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है, और टॉलरेंस, सहिष्णुता। चलिए, तो ये सब चीजें देख के नहीं लग रहा होगा कि ये तो हम लोग मतलब कि ऐसा ही हमारा परंपरा है, हमारा जो हेरिटेज है वैसा ही है, हमारी विरासत ऐसी ही है, हम ऐसा ही देते आए हैं दुनिया को। हमारे साधु महात्मा भी यही सिखाते हैं, हमारे गुरुजन भी यही सिखाते हैं। व्हाट डज विवेकानंद आर्ग्यू द यूथ ऑफ इंडिया टू डेवलप? भारत के जो यूथ है उनको क्या डेवलप करने के लिए कहते हैं विवेकानंद जी? तो वो कहते हैं कि जाइए भैया आप जो है अपना फियरलेसनेस, मतलब ये जो डर जो है वो खत्म करो, निडर बनो और अपना कैरेक्टर को बिल्ड करो। वो रिलीजियस डॉगमा, पॉलिटिकल एम्बिशन, बिजनेस अक्यूमेन ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि निडर बनो और कैरेक्टर को डेवलप करो, हर फील्ड में तुम सफल हो जाओगे। नेक्स्ट है विवेकानंद सॉ द पॉवर्टी ऑफ द मासेस एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट? जो मासेस की जो गरीबी है उसको वो किस परिणाम, मतलब किस तरह के परिणाम के रूप में देखते हैं?
तो वो देखते हैं कि देखो ये इसलिए है क्योंकि ये नेगलेक्ट है एंड ए लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से है। उसके बाद क्या है जी, व्हाट वाज विवेकानंद विजन फॉर ए रिसर्जेंट इंडिया। रिसर्जेंट इंडिया के लिए विवेकानंद का क्या विजन है? भारत के पुनरुत्थान, रिसर्जेंट यानी फिर से उठ खड़ा होना, पुनरुत्थान के लिए विवेकानंद का क्या विजन था? तो उनका विजन था कि भैया तुम वेस्टर्न कल्चर मत लो, बल्कि वेस्टर्न का साइंस ले लो और इंडिया का स्पिरिचुअलिटी ले लो, यहाँ का आध्यात्मिक ले लो। यहाँ की आध्यात्मिकता और वेस्टर्न का जो साइंस है इसे मिला दो, भारत उठ खड़ा होगा, है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट है आपका एम के गांधी, ए स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड। भारत के सर पे, भारत के मतलब ललाट पे जो दाग है वो क्या दाग है? व्हाट डज गांधी आइडेंटिफाई एज द स्टेन ऑन इंडियाज फोरहेड। तो इनके हिसाब से जो भारत के ललाट पे जो दाग है, जो एक धब्बा है, वो है अनटचेबिलिटी को लेके। जी हाँ, भारत में जो प्रैक्टिस चलता है अनटचेबिलिटी को लेके, छुआछूत को लेके, हरिजन दलित को लेके जो छुआछूत है, निचले कास्ट बड़े कास्ट वाले निचले कास्ट को लेके जो छुआछूत की भावना रखते हैं, वो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यही दाग है इस भारत देश पे। हाउ डिड गांधी बिलीव दिस स्टेन शुड बी रिमूव्ड। गांधी जी कैसे, मतलब गांधी जी के हिसाब से क्या सोचते हैं गांधी जी, कैसे ये खत्म होगा? तो ये खत्म होगा आपका थ्रू हार्ट फेल्ट अटोनमेंट एंड चेंज विद इन हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी के अंदर जब चेंजेज आएंगे और उनका जो हार्ट फेल्ट अटोनमेंट होगा, शुद्धिकरण होगा, तभी जाके मतलब अंदर से वो इंसान को इंसान मानना जब शुरू कर देंगे तब। और हम तो देखते हैं या आप भी देखते होंगे कि जो आदमी जितना ही पढ़ा लिखा है उसमें छुआछूत की भावना उतना ही ज्यादा है। कहाँ तक वो इस चीज को दूर करेगा, बल्कि वो लेके चल रहा है। और पढ़ा लिखा ज्यादा कहने का मतलब जो अनपढ़ सोसाइटी है उसके तुलना में, हाँ विद्वान हो जा रहा है, वो दुनिया को समझ पा रहा है। जब स्पिरिचुअलिटी को पढ़ रहा है, जब अलग अलग देश के बड़े बड़े थिंकर्स को पढ़ रहा है, तब उसको लग रहा है कि नहीं वाकई में ये खत्म होना चाहिए। लेकिन जो बीच वाला रास्ता, बीच में जो है ना अटके हुए, उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। व्हाट टर्म डिड गांधी प्रेफर फॉर दोज कॉल्ड अनटचेबल्स। किसको ये अनटचेबल कहते हैं? तो वो कहते हैं हरिजन को अनटचेबल। हरिजन नाम सुन रहे हैं ना, हरिजन, हरि का जन्मा, हरि का संतान एक तरह के, और उसको हम लोग कह रहे हैं अनटचेबल। ये दुर्भाग्य है ना देश का। According to Gandhi, what was the relationship between removing this stain and achieving स्वराज यानी सेल्फ रूल? गांधी जी के अनुसार से what was the relationship between removing this stain and achieving स्वराज? इस स्टेन को दूर करना और स्वराज को, सेल्फ रूल को स्थापित करना या प्राप्त करना के बीच का क्या रिलेशनशिप है? तो ये है removing the stain was distracted from the goal of Swaraj. The Swaraj was impossible without the, इसका सही आंसर क्या होगा जी? अच्छा, रिलेशनशिप पूछा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आंसर ये होगा आपका सी नंबर, ट्रू स्वराज वाज इम्पॉसिबल विदाउट द रिमूवल ऑफ दिस सोशल इविल। जी हाँ, ये छुआछूत नाम का जो एविल है, बुराई है, जो सामाजिक बुराई है, जब तक ये खत्म नहीं होता है, ट्रू मायने मतलब सच्चा स्वराज यानी सच्चा सेल्फ रूल हम स्थापित नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज ए की मेथड गांधी यूज टू फाइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। कौन सा की मेथड है जो यूज करते हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने के लिए? तो ये जो है इंक्लूडिंग हरिजन के साथ साथ जो है इन हिज आश्रम एंड पब्लिक एक्टिविटीज, हरिजन को और अपने आश्रम में इंक्लूड करते हैं और पब्लिक एक्टिविटीज को अपने आश्रम में जगह देते हैं, और इस मायने में इस तरह से जो है ये फाइट करते हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है आपका
पंडित जवाहरलाल नेहरू का द री अवेकनिंग ऑफ इंडिया। पहला एमसीक्यू है, इन द रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया व्हाट डज नेहरू डिस्क्राइब एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द नेशनल मूवमेंट। भारत मतलब इन रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया में जो है नेहरू जो है क्या चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है एक फोर्स था जिसके चलते जो है नेशनल मूवमेंट हुआ, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। तो ये कहते हैं कि देखो वो जो न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी था, स्पिरिचुअलिटी की बात हर कोई कर रहा है, हर कोई करता भी है भारत में, क्योंकि ये यहाँ का एक तरह के कह सकते हैं गौरव है स्पिरिचुअलिटी हमारे देश का। ए न्यू स्पिरिचुअल एनर्जी थी और डिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट। जब हम पास्ट को देखें अपने, तो देखें कि भाई हमारे यहाँ तो इतने सूरवीर रहे, इतने योद्धा रहे, इन्होंने किसको किसको मार भगाया, तो ये अंग्रेज किस बात का है, अंग्रेज क्या चीज है ना। हाँ, नेक्स्ट है आपका, नेहरू बिलीव दैट द रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया वाज पार्ट ऑफ लॉन्गर ग्लोबल प्रोसेस। नेहरू का मानना है कि जो भारत में नवजागरण काल हुआ, रीअवेकनिंग हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पार्ट ऑफ लॉन्गर ग्लोबल प्रोसेस, उसका पूरे ग्लोब में मतलब पूरे विश्व में क्या असर पड़ा, तो असर पड़ा कि द अवेकनिंग ऑफ एशिया अगेंस्ट कोलोनाइजेशन। जी हाँ, एशिया जो है कोलोनाइजेशन के खिलाफ खड़ा उठ पड़ा, वो भी जाग गया कि नहीं हमारे यहाँ से भी कॉलोनी अब खत्म होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है अंग्रेज केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के एशिया के बहुत सारे देश में, जिसमें भारत भी था, पाकिस्तान भी था, है ना, बहुत सारे देश थे। चलिए, हालांकि भारत पाकिस्तान तो एक ही था। व्हाट डिड नेहरू एम्फेसाइज एज ए क्रूशियल एलिमेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर प्रोग्रेस। भारत के भविष्य को लेकर, भारत के भविष्य के विकास को लेकर, प्रोग्रेस को लेकर क्या क्रूशियल एलिमेंट मानते हैं जो कि प्रभावशाली है। तो ये मानते हैं कि देखो भारतीय में क्या होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और रेशनल आउटलुक होना चाहिए। टेम्पर कहने का मतलब कि उनका साइंटिफिक स्वभाव होना चाहिए और तार्किक जो है दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना, हाँ, आउटलुक होना चाहिए। हाउ डिड नेहरू व्यू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को कैसे देखते हैं, तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के जो लोग रहते हैं वो क्या है, एज ए सोर्स ऑफ इंडियाज यूनिक स्ट्रेंथ एंड यूनिटी। जी हाँ, यूनिक स्ट्रेंथ और यूनिटी का ये प्रतीक है। अलग अलग धर्म समुदाय के रहने वाले भी भारत का गुण गाते हैं, भारत की सुरक्षा के लिए सोचते हैं, भारत के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीअवेकनिंग एज पर नेहरू। नेहरू के हिसाब से जो है रीअवेकनिंग का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एकदम आखिरी उद्देश्य क्या है, फाइनल उद्देश्य क्या है, तो फाइनल उद्देश्य ये है टू अचीव पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड बिल्ड ए जस्ट सोसाइटी। न्यायप्रिय सोसाइटी हो और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, है ना, जो जिसको चाहे सपोर्ट करे, जो जिसको चाहे वोट करे, जिसका बहुमत वो राज करे, है ना। हाँ, राज नहीं, सेवा करे, राज तो गलत हो जाएगा, पार्टी राज करने लगे तो वो डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाने लगती है। जब सेवा करे तभी लोकतंत्र स्थापित रहता है। सुभाष चंद्र बोस का वुमेन्स रोल इन नेशनल मूवमेंट, ये भी बड़ा अहम है, क्योंकि जब तक महिलाओं का योगदान नहीं हुआ तब तक हम लोग पूर्ण मायने में सामर्थ्य नहीं हो पाए, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए, जैसा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। हाँ, व्हाट वाज सुभाष चंद्र बोस प्राइमरी व्यू ऑन द रोल ऑफ वीमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इनका प्राइमरी व्यू क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता के आंदोलन में महिलाओं के रोल को लेकर उनका प्राइमरी व्यू क्या था। तो उनका प्राइमरी व्यू ये था कि भैया कि उनको भी इक्वल और एक्टिव रोल मर्दों के बीच में मिले, मर्दों के साथ साथ मिले। जी हाँ, वो भी इक्वली आए, चाहे पॉलिटिकली, चाहे आपका लड़ने की बात हो, चाहे आपका राज करने की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो। और उस समय के सोसाइटी को ये मतलब कि चैलेंज कर रहे थे। जी हाँ, ये इस मुहिम के साथ जो है, व्हाट हिस्टोरिकल फिगर डिड बोस ऑफर इवोक टू इंस्पायर वुमेन टू ज्वाइन द नेशनल मूवमेंट। तो ये जो है कौन सा हिस्टोरिकल, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की बात कह के महिलाओं को प्रेरित किया करते थे, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी।
की घटना को बता के। इन व्हाट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन डिड बोस फॉर्मली इनलिस्ट ओमेन एज ए सोल्जर। तो इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज, जिसे अगर कहें तो इंडियन नेशनल आर्मी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड बोस बिलीव वाज द की टू इंडियाज लिबरेशन विच इंक्लूडेड वुमेन्स पार्टिसिपेशन। व्हाट डिड बोस बिलीव, बोस क्या बिलीव करते हैं, वाज द की टू इंडियाज लिबरेशन, भारत की आज़ादी में ये की का मतलब महत्वपूर्ण भूमिका में रहा, विच इंक्लूडेड वुमेन्स पार्टिसिपेशन। तो उनके हिसाब से था कि भैया टोटल एंड अनकंडीशनल सेक्रीफाइस हो, चाहे पुरुष हो या मेल हो या फीमेल हो, सब जो है बिना कंडीशन लगाए आगे आए और देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए, है ना, देश के लिए लड़े, जरूरत पड़े तो कुर्बान हो। नेक्स्ट है आपका, तो आंसर ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बोस कॉल फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशन वाज ऑल्सो ए कॉल फॉर व्हाट बॉर्डर सोशल चेंज। देखिए जब बोस ने वुमेन को पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया तो इसमें क्या बॉर्डर चेंज आया, मतलब कि बॉर्डर चेंज मतलब बृहद चेंज जो है सोसाइटी में क्या देखने को मिला, तो देखने को ये मिला कि ए रिवोल्यूशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वीमेन। वीमेन को लेके जो सोशल और पॉलिटिकल स्टेटस था कि भैया समाज में आपको दब के रहना है पुरुष की तुलना में, तो नहीं, वो कहेगी नहीं आप दब के नहीं रहेंगे क्योंकि हम भी तो लड़ते जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेटस में भी वो आप ऊपर बढ़ चढ़ के आई, क्योंकि जब वो लड़ सकती है तो ये भी कर सकती है, समझ रहे ना। हाँ, तो एक तरह से वहां भी उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके बाद आइए राजेंद्र प्रसाद जी का यूनिटी अमिस्ट डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता का एमसीक्यू लेते हैं। पहला है आपका व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ राजेंद्र प्रसाद यूनिटी एमिड्स एडवर्सिटी। इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो इसका सेंट्रल थीम है कि इंडियाज स्ट्रेंथ, भारत की जो ताकत है, लाई इन इट्स एबिलिटी टू हार्मोनाइज वास्ट डिफरेंसेस। वास्ट डिफरेंसेस कहने का मतलब कि भारत में आपको पता है कि बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेज हैं, उसके बावजूद भी भारत एक बना हुआ है, उसमें यूनिटी दिखती है। ठीक है, राजनीतिक कारणों से कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, बाकी देशों की तुलना में देखा जाए तो एकता दिखता है। यही जो चीज है वही भारत को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, और यही यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी का सेंट्रल थीम है। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू प्रसाद व्हाट हैज बीन द ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच टू डिफरेंट फैथ। प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद साहब के हिसाब से व्हाट हैज बीन द ट्रेडिशनल इंडियन अप्रोच, भारत का जो ट्रेडिशनल परंपरागत इंडियन अप्रोच रहा है टू डिफरेंट फैथ को लेकर, वो क्या है, तो यहाँ पे टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस दिखता है, एक दूसरे को लेकर सहिष्णु होना और एक्सेप्टेंस। भैया तुम मेरे कल्चर को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हारे को सम्मान करता हूँ, तुम मेरे, और यही चलता है। इसीलिए ये शुरुआत से चलता आ रहा है, इसलिए सब कल्चर, सब लैंग्वेज, सब धर्म जो है यहाँ विराजमान है और फल फूल रहा है ना। चलिए What does Prasad identify as the underlying thread that binds India's diverse population? देखिए जरा सा, भारत व्हाट डज प्रसाद आइडेंटिफाई, राजेंद्र प्रसाद क्या चीज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि भारत में जो है एज द अंडरलाइंग थ्रेड, जो कि एक छिपा हुआ धागा है जो भारत के डाइवर्सिटी को, डाइवर्स पॉपुलेशन को भी बांध के रखता है, तो वो है ए फंडामेंटल सेंस ऑफ इंडियननेस एंड कॉमन हेरिटेज। जी हाँ, हमारी विरासत एक है और हम में भारतीयता जो बसता है, इसका जो सेंस है ना, ये कि चलो भैया आप हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, आप सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म के हैं, आप हिंदी बोलते हो, कोई मराठी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भारतीय है ना, ओवरऑल तो भारतीय है, हमारा हेरिटेज, हमारा जो विरासत है यही है, इसको लेके। नेक्स्ट है आपका फॉर प्रसाद व्हाट इज द की टू मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी के लिए क्या मेंटेन करना है जी, क्या मेंटेन करना है, यानी ओवरऑल कहे तो प्रसाद साहब के लिए जो है नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने वाला की एलिमेंट क्या है, तो की एलिमेंट है कि यहाँ पर जो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल जो रेस्पेक्ट है, हम तुम्हारा तुम हमारा, तुम हमारे धर्म को, हम तुम्हारे धर्म को,
हम तुम्हारी भाषा को, तुम हमारी भाषा को, हम तुम्हारे कल्चर को, तुम हमारे कल्चर को, ये ही है। और ये तो आप आसानी से ढूंढ भी लेंगे। प्रसाद व्यूज ऑन यूनिटी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो ये प्रसाद साहब जो है इसको कहते हैं कि यूनिटी को लेके जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं वो कहते हैं कि भैया यहाँ क्या है जी, तो यहाँ है प्लूरलिस्टिक है, मतलब कि विविधता में एकता वाला ही सेंस है ये भी। ठीक है जी, हाँ। चलिए अब जाते हैं सलीम अली का ए मैन एंड नेचर इन इंडिया द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर है। क्या कह रहा है पैरा, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ सलीम अली इन हिज वर्क, अपने इस वर्क में जो है इनका प्राइमरी कंसर्न क्या है, तो इनका प्राइमरी कंसर्न है कि द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इंडियाज इकोलॉजिकल बैलेंस, भारत के जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पे मानव का जो प्रभाव पड़ रहा है वो। हाँ, मानव के कर्मों का जो प्रभाव पड़ रहा है भारत के इकोलॉजिकल सिस्टम पे, वो मानव पे नहीं, भारत मानव के कर्मों का जो है, उनकी एक्टिविटी का जो रोजमर्रा का जो काम है वो इकोलॉजिकल सिस्टम को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, वही थीम है। नेक्स्ट है आपका व्हाट डज अली आइडेंटिफाई एज ए मेजर कॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इन इंडिया, जो आवास को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है तो भारत में, वो आवास कहने का मतलब क्या है यहाँ, तो जो जानवरों का आवास, जैसे जंगल को काट के जानवरों का आवास खत्म कर देना, पक्षियों का आवास खत्म कर देना, तो ये मेजर कॉज है। और इसका क्या परिणाम होगा, ये जो है व्हाट डज अली आइडेंटिफाई, ये मेजर कॉज एज ए मेजर कॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये किसके चलते हो रहा है, ये मेजर कॉज क्या है इसका, जो ये आवाज को बर्बाद, आवाज जो है खत्म हो रहा है, इसका मेजर कॉज क्या है, क्या चीज को आइडेंटिफाई किया है अपने वर्क में, तो कहे हैं ओवर ग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन। जी हाँ, ओवर ग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन, आप सुन रहे होंगे ना, आए दिन सुन रहे होंगे कि सरकार ने फलाना को जो है इतना जमीन एक्वायर कर दिया कि भैया फैक्ट्री लगा, उसके लिए इतने सारे पेड़ पौधे काटे गए, तो ये डिफोरेस्टेशन, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं तो डिफोरेस्टेशन। तो फिर वो जंगल वाले जानवर कहाँ आएंगे, हमारे एरिया में आएंगे, यहाँ उपद्रव मचाएंगे, पक्षियाँ कहाँ जाएगी, हमारे यहाँ आएगी, यहाँ फसलों को नुकसान करेगी, यहाँ फसल को नुकसान करेंगे जानवर। तो ये अल्टीमेटली हम अगर उनको, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, अगर उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फाइनली तो हम ही को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। देखिए जरा सा, व्हाट इज द की मैसेज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, तो की मैसेज क्या है, तो ह्यूमंस एंड नेचर आर इंटरडिपेंडेंट, हार्मिंग नेचर अल्टीमेटली हार्म्स ह्यूमनिटी, है ना, हाँ, उसको नुकसान पहुंचाइए, नेचर को नुकसान पहुंचाइए, फाइनली तो हम ही को मिलेगा नुकसान। अली वर्क इज पायोनियर कॉल फॉर व्हाट इन इंडिया, तो यहाँ क्या चीज को लेके ये अग्रसर, मतलब अग्रसरित है ये वर्क जो है इनका, तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है वाइल्ड कंजर्वेशन, है ना, जंगल और जंगल लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाया जाए, और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, कि जल हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, वादियां हो, ये हमारे लिए जरूरी है, तो ये अवेयरनेस हो, नहीं तो ये नहीं कि हम अपना आवास बनाने के लिए वो सब काट कूट दे। जैसे शहर में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे की कमी, गांव में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा, क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे की ज्यादा मात्रा। अकॉर्डिंग टू अली व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इग्नोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, अली साहब के हिसाब से व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ इग्नोरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर इग्नोर करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। अब देखो ना, जब कोरोना आया तो लोग शहर से गांव की तरफ रुख करने लगे, जो शहर में रहे लगभग मर गए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, वो पाइप वाला ऑक्सीजन उनको संभाल नहीं पाया, लेकिन वही जो गांव में रहे वो फील्ड में जाके कहीं खुले आसमान के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के योगासन पे योगासन किए जा रहे, सारा बीमारी दूर भाग गया, क्योंकि यहाँ फ्रेश हवा मिला, भरपूर हवा मिला, वहां दोनों की कमी है। तो कंसीक्वेंस क्या होगा इसका, तो इसका इस कंसीक्वेंस होगा कि शॉर्ट टर्म गेन लीडिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक लॉस। जी हाँ, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, मतलब जंगल काट के हम शॉर्ट टर्म फायदा कमाने के लिए हम लॉन्ग टर्म क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल लॉस करेंगे।
इकोनॉमिक लॉस करेंगे, मतलब हमारा पर्यावरण संबंधी तो नुकसान होगा ही और इकोनॉमिक लॉस भी होगा, आर्थिक नुकसान भी होगा, क्योंकि जब उसका खर्च उठाने लगेंगे हम तब तो नुकसान में जाएंगे ना। जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते आज, क्योंकि एक्सरसाइज पहले नहीं किया जाता था, क्योंकि हार्ड वर्क इतना किया जाता था, फिजिकल वर्क इतना रहता था कि एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज करने की जरूरत है क्योंकि वो खत्म हो गया है फिजिकल वर्क। तो नहीं करेंगे अगर दोनों, तो फिर आराम करेंगे, पैसा कमाएंगे आराम कर करके, ऑफिस जॉब जो होता है, और कहीं मेहनत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। जयप्रकाश नारायण साहब का नेशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता। चलिए देखते हैं। व्हाट इज जेपी नारायण's प्राइमरी क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल नेशनलिज्म इन हिज वर्क। ट्रेडिशनल नेशनलिज्म को लेके, ये ट्रेडिशनल नेशनलिज्म कहने का मतलब एक तरह का हो गया आपका नैरो या फिर एक्सक्लूशनरी फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, नैरो माइंडेड वाला जो चलता आ रहा है। इससे क्या होगा जी, मतलब तो ये इसका मतलब प्राइमरी क्रिटिक ऑफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, उनके कहने का मतलब है कि इट कैन बिकम एग्रेसिव। इस तरह का अगर नेशनलिज्म है तो इट कैन बिकम एग्रेसिव, ये ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। चौविनिस्टिक, चौविनिस्टिक कहने का मतलब वही अंधभक्ति वाला, अंधराष्ट्रीयता हो जाएगा। एंड ए थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, और दुनिया के शांति के लिए ये खतरा बन जाएगा। What concept does JP नारायण propose as an alternative to aggressive nationalism? ये जो aggressive nationalism है उसका अल्टरनेटिव क्या है, ये क्या कहते हैं, तो भैया इसका अल्टरनेटिव है कि स्पिरिचुअल हो, है ना, एथिकल हो, लोकहित में हो, नेशनलिज्म मतलब स्पिरिचुअल एंड एथिकल नेशनलिज्म हो, बेस्ड ऑन लव फॉर वंस कंट्री विदाउट हेट्रेड फॉर अदर्स। जी हाँ, ऐसा नहीं कि हम अगर अपनी धरती को प्रेम करते हैं इसका मतलब हम दूसरे की धरती से नफरत करते, नहीं, दूसरा दूसरे के लिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उसके लिए भी प्रेम है लेकिन अलग है, लेकिन अपने धरती से प्रेम है। ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान वाला जैसे करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से नफरत प्रेम करते हैं लेकिन भारत से नफरत करते हैं। और हम कहते हैं हम भाई हम अब अपने वाले से तो करते ही हैं, तुम्हारे वाले से भी करते हैं, क्या मतलब है तुम्हारे वाले से करने या ना करने में, तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन दूसरों से नफरत नहीं करेंगे। तो ऐसा नेशनलिज्म की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेपी, व्हाट इज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग नेशनल यूनिटी। टिकाऊ नेशनल यूनिटी का ट्रू फाउंडेशन क्या है, तो ट्रू फाउंडेशन है कि वो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी हो, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हो। जेपी नारायण's idea of nationalism is closely linked to which broader philosophy, किस बृहद फिलोसफी से मिलता जुलता है इनका है नेशनलिज्म। इनका आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है वो है सर्वोदया एंड लोक नीति। सर्वोदया कहने का मतलब, सर्वोदया कहने का मतलब कि वेलफेयर फॉर ऑल, सबका कल्याण हो। और लोक नीति कहने का मतलब पॉलिटिक्स ऑफ द पीपल, लोगों की राजनीति, ना कि गद्दी की राजनीति। लोग रहेंगे, मानवता रहेगी, तभी ना आप भी रहेंगे। जी हाँ, मतलब कि पब्लिक लाइफ का मोरल इंटीग्रिटी बना रहे, उनकी बिल्डिंग, उनकी कम्युनिटी बनी रहे। चलिए नेक्स्ट 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 व्हाट डिड जेपी बिलीव वाज एसेंशियल फॉर इंडियाज नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी के लिए क्या जरूरी है, तो नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है द इमोशनल एंड वॉलेंटरी इंटीग्रेशन ऑफ इट्स पीपुल। जी हाँ, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका स्वेच्छा से, हृदय से, मतलब इमोशनली भी वो जुड़े हो, और वॉलेंटरी, इसका मतलब स्वेच्छा से इंटीग्रेशन हो, मतलब वो आके मिलजुल के काम करे, तब जाके नेशनल यूनिटी के लिए ये अच्छा होगा। चलिए उसके बाद आ जाइए हमारा एपीजे अब्दुल कलाम साहब का वर्क ब्रिंग सोलेस, यानी काम ही शांति लाएगी और लाता है। आइए इसका एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द कोर मैसेज ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम्स वर्क ब्रिंग सोलेस।
तो वर्क ब्रिंग सोलेस का कोर मैसेज क्या है? तो ये इसका कोर मैसेज है कि जो है काम जो है डेडिकेटेड जो वर्क होता है ना, जो आपका समर्पित काम होता है, वो ही सोल्यूशन है आपके कष्टों का, सौरों का, एंड ए पाथ टू फुलफिलमेंट, और वो आपको समृद्धि लाने के रास्ते में भी लेके जाता है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू कलाम, व्हाट क्वालिटी डज वर्क हेल्प टू बिल्ड इन एन इंडिविजुअल? मतलब इंडिविजुअल में कौन सी क्वालिटी बिल्ड होनी चाहिए काम को लेकर? तो भैया उनमें स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एंड सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। जी हाँ। नेक्स्ट है आपका फॉर कलाम, व्हाट इज नॉट जस्ट फॉर पर्सनल गेन बट फॉर व्हाट लार्जर पर्पस? वर्क इज नॉट जस्ट फॉर पर्सनल गेन, मतलब कमाल के अनुसार जो है वर्क इज नॉट जस्ट फॉर पर्सनल गेन बट फॉर व्हाट लार्जर पर्पस, मतलब कि केवल पर्सनल गेन, मतलब आपको फायदा हो इसी के लिए काम नहीं होना चाहिए, बल्कि किसके लिए होना चाहिए? तो होना चाहिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए। जो बृहद पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है? नेशनल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए काम, आपका जो काम है। ऐसा नहीं कि आपका काम बनता बाहर में जाए जनता, नहीं, जनता का भी कल्याण हो, लोगों का भी कल्याण हो, देश का भी भला हो। What emotion does Kalam suggest work can effectively counteract? What emotion, आपका किस तरह का इमोशन जो है कलाम जो है सजेस्ट करते हैं वर्क कैन इफेक्ट काउंटर एक्ट, आपके काम को जो है निराशाजनक बना सकता है? कौन सा आपके काम को जो है निराशाजनक बना सकता है? तो वो है आपका, सॉरी, काउंटर एक्ट मतलब प्रभावहीन बना सकता है, इसका मतलब हुआ प्रभावहीन बना सकता है। तो वो है आपका डिसअपियर एंड आइडलनेस। जी हाँ, निराशाजनक होना, आपका सुस्त होना। व्हाट डज कलाम डिफाइन सोलेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्क? सोलेस का मतलब क्या है इनका? सोलेस मतलब शांति का मतलब क्या है? तो किस प्रकार की शांति? तो ये होना चाहिए स्टेट ऑफ इनर पीस, अंदर वाली शांति, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, डिराइव्ड फ्रॉम क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन, जो आपका क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन है ना, उससे जो मिलेगा सेटिस्फेक्शन, वो और अंदर की शांति का मतलब ही सोलेस है। ठीक है जी। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा ऐसे कवर कर लिया। अब छोटे छोटे स्टोरी के एमसीक्यूज को देखेंगे। प्रिस्क्राइब्ड ऐसे जो भी था आपका, कितना टोटल 10, तभी ना हुए 50-55 क्वेश्चन। अब स्टोरी की बात है। जी हाँ, अब किसकी बात है? तो अब बात है स्टोरी की। ठीक है जी। चलिए, पहला है M.R. आनंद, यानी मुल्क राज आनंद साहब का द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ठीक है जी। हाँ, पहला क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मुल्क राज आनंद द बार्बर ट्रेड यूनियन? इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका सेंट्रल थीम है द एसर्शन ऑफ डिग्निटी एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कास्ट बेस्ड ऑपरेशन। जो कास्ट बेस्ड, जातिगत जो लोगों को दबाया जा रहा था, जो उत्पीड़न था, उसके विरोध में, और अपने डिग्निटी को, स्वाभिमान को लेकर जो उनके दावे थे, इसको लेकर बार्बर्स ट्रेड यूनियन बनाए गए थे। घटना कुछ घटी थी, है ना? हाँ। व्हाट डज द बार्बर प्रोटोगनिस्ट डिसाइड टू फॉर्म ए यूनियन? जो व्हाट डज द बार्बर, जो बार्बर प्रोटोगनिस्ट था, जो नायक है, वो क्यों डिसाइड करता है कि भैया हमको यूनियन बनाना पड़ेगा? क्योंकि वो जो है, जो बड़े लोग हैं गांव के, टू रिटेलिएट अगेंस्ट द डिसरेस्पेक्ट बिहेवियर ऑफ द विलेज पैट्रन। जो गांव के बढ़े चले लोग हैं, उनका जो डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर था इनके प्रति, उसी का जवाब देने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए कहा कि नहीं भैया, अब हम लोग नहीं बनाएंगे, बाल और दाढ़ी जो है नहीं बनाएंगे, तुम लोग का बढ़ता है तो बढ़े। बाद में उनको झुकना पड़ा कि भैया कौन बनाएगा, अपने से तो बनेगा नहीं, है ना? हाँ, सबका बड़ा बड़ा बाल हो गया। व्हाट सिंबॉलिक एक्ट रिप्रेजेंट द बार्बर्स रिबेलियन? अब सोच के देखो ना, अगर ठाकुर साहब ना रहे, ना दाई ये सब बाल और बढ़ाए, तो गांव देखते देखते जंगल हो जाएगा, इंसान देखते देखते जानवर हो जाएगा, है ना? जंगल का शेर भी आके डर जाएगा कि भैया हम तो एगो शेर, यहाँ तो सावा शेर और पूरा का पूरा गांव शेर है। व्हाट इज सिंबॉलिक एक्ट रिप्रेजेंट द बार्बर्स रिबेलियन?
क्या है ये सिंबॉलिक एक्ट रिप्रेजेंट, कौन सा सिंबॉलिक एक्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है बार्बर के रिवेलियन को, इनके विद्रोह को? तो वो करता है आपका कि भैया वो लोग जो है दुकान बंद कर दिए, है ना, क्लोजिंग हिज शॉप एंड गोइंग ऑन स्ट्राइक, कि भैया हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, है ना। हाँ, व्हाट डज द ट्रेड यूनियन इन द स्टोरी प्राइमरली रिप्रेजेंट? ट्रेड यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका, तो आंसर होगा आपका एक कलेक्टिव वॉइस फॉर द ऑपरेस्ड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक जो उनके साथ अन्याय हुआ था उसके ही अगेंस्ट में इनका कलेक्टिव वॉइस था कि भैया हम लोग बंद कर देंगे दुकान, तुम लोग का दाढ़ी बाल बढ़ता है तो बढ़े। हाउ डज द स्टोरी एंड्स फॉर द बार्बर? कैसे एंड करता है? तो एंड होता है कि भैया उनका अंत में जीत हो जाता है, ही अचीव्स, जो बार्बर था, जो ट्रेड यूनियन था, वो जीत जाता है। ही अचीव्स मोरल विक्ट्री एज द विलेजर्स आर फोर्स्ड टू अपोलोजाइज, माफी मांगने के लिए वो लोग विवश हो जाते हैं, नहीं तो भैया वो जंगली जानवरों की तरफ बाल बढ़ा के रहे, है ना। हाँ, चलिए, आर के नारायण साहब का है एन एस्ट्रोलॉगर डे। what is the central twist in R.K. Narayan's an astrologer's day? एक्चुअली एस्ट्रोलॉगर्स डे, एस्ट्रोलॉगर जो रहता है, जो हाथ देखने वाला, भविष्य देखने वाला आदमी रहता है, वो पास्ट में एक आदमी का मर्डर किया हुआ रहता है, उसके हिसाब से तो वो मार ही दिया था उसको, ठीक है ना। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है या फिर ट्विस्ट तब आता है जब वो आदमी जिसे ये मारा था, ये समझता था कि मार दिए हैं नायक, वो आ जाता है इसे हाथ दिखाने के लिए, तब जाके ट्विस्ट आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि द एस्ट्रोलॉगर एक्सीडेंटली इनकाउंटर ए मैन ही वंस ट्राइड टू किल, है ना। हाँ, हाउ डज द एस्ट्रोलॉगर मैनेज टू कन्विंस हिज क्लाइंट? अपने क्लाइंट को कैसे मैनेज करता था? तो अपने क्लाइंट को अपने एकदम थ्रू शार्प ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी एंड वेग्यू जनरलिटीज। वेग्यू जनरलिटीज का मतलब क्या हो? वेग्यू जनरलिटीज का मतलब हो गया कि भैया वैसे ही प्रश्न का जवाब या वैसा ही जवाब जैसा लोग चाहते हैं सुनना, तभी ना उनके मन का होगा, तभी ना कहेंगे कि वाह ये तो बहुत बढ़िया है जी, आप तो वही बता रहे हैं जो हम सुनना चाह रहे हैं, ये अच्छा भी लगता है ना। हाँ, एकदम सेफ एजम्पशन करना, मतलब कि आपके जीवन में जो भी आप करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा है, आप अपना पूरा मेहनत लगा रहे हैं, उसका आउटपुट वैसा नहीं निकल रहा है, तो ये सबके जीवन में होता है। इंसान कितना भी धनवान हो, आप अंबानी साहब से ही पूछोगे ना तो वो कहेंगे हाँ जितना तो आना चाहिए तो उतना नहीं आया, है ना। चलिए, व्हाट डज द एस्ट्रोलॉगर टेल गुरु नायक अबाउट द मैन हु अटैक्ड हिम? गुरु नायक को जिसे वो मारा था वही उससे पूछता है एस्ट्रोलॉगर से, तो वो क्या कहता है? तो वो कहता है कि वो पूछता है उससे कि बताइए वो आदमी जिसने मुझे एक बार मारने का प्रयास किया था वो कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा द मैन डाइड इन ए फार ऑफ सिटी। उसने क्या किया? कहा कि भैया वो आदमी तो मर गया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ओपनिंग लाइन पंक्चुअली एट मिड डे? पंक्चुअली एट मिड डे का मतलब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा आपका पंक्चुअली एट मिड डे का मतलब हुआ एग्जैक्टली एट नून को क्या होता था कहानी में बताया गया है, तो उसमें एक्चुअली करता था क्या वो कि इट एस्टेब्लिश द मंडेन, मतलब संसारिक रूटीन नेचर ऑफ हिज फ्रॉडलेंट प्रोफेशन, उसका जो ठगने वाला प्रोफेशन था, क्योंकि वो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉगर था, ढोंगी था, वो यही काम करता था। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द एस्ट्रोलॉगर फील ए ग्रेट वेट हैज बीन लिफ्टेड एट द एंड? अंत में वो क्या सोचता है कि अभी तक मैंने बहुत भार उठा रखा था, जब वो अपने रास्ते का, मतलब उसको कहता है कि वो तो मर गया जिसने तुमको मारा था, तब उसको लगता है कि भैया अब इस गिल्ट से जो है मेरा पीछा छूटा है ना। यानी ही अनबर्डन हिमसेल्फ ऑफ द गिल्ट एंड फियर फ्रॉम हिज पास्ट क्राइम। अनबर्डन मतलब उस भीड़ को जब हटाया तब उसको लगा कि अभी तक तो मैंने बहुत बड़ा बोझ उठा के रखा था। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं सी नंबर में, रस्किन बॉन्ड का द थीप। द थीप को देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग थीप इन रस्किन बॉन्ड? उसका नाम होता है हरी। क्या नाम होता है? हरी नाम होता है थीप का, जो अनिल नाम के एक अच्छे इंसान को ठगने का काम करता है, उसका पैसा चुराने का काम करता है।
लेकिन अनिल को लगता है कि नहीं ये नहीं चुराया होगा, और ये देख के कि भैया मैंने चुराया, उसके बाद भी इसका मुझ पे फैथ है ना, उसकी नेकी, उसका एजुकेशन, उसका ज्ञान देखकर बेचारा हरी जो है पैसा रिटर्न कर देता है, उससे प्रभावित होकर। what is the turning point in the relationship between the thief and अनिल? अनिल जो है व्यक्ति जो है जो अच्छे विचारधारा का है, और thief जो है हरी, उसके बीच में क्या टर्निंग पॉइंट आता है? ये तब आता है जब when 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 the thief successfully steals a large amount of money, उसका चुरा लेता है अनिल का। नेक्स्ट है आपका what does the thief return why does the thief return the money to he stole? क्यों रिटर्न कर देता है जो चुराया था? क्योंकि वो जो है he feels guilty and values the ट्रस्ट, वो गिल्टी फील करता है और वैल्यू देता है ट्रस्ट को और एजुकेशन को। अनिल हैज गिवन हिम मोर देन द मनी, क्योंकि अनिल हैज गिवन हिम मोर देन द मनी, क्योंकि अनिल ने उसे उससे भी ज्यादा पैसा दिया था, है ना। हाँ चलिए, what does the act of learning to read and write the symbolize for the thief? क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से? तो इससे मिलता है कि ए पाथ टू ए रिस्पेक्टफुल लाइफ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सुधर जाता है, ठीक है ना। हाँ, हाउ डज अनिल रिएक्ट व्हेन ही फाइंड्स आउट अबाउट द थिप? जब उसे पता चलता है अनिल को कि वो चोर है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है? तो वो तब भी क्या है, ही प्रिटेंड नॉट टू नो, तभी वो इस तरह से दिखावा करता है कि वो नहीं जानता है कि तुम ही चोर हो। कंटिन्यू टू बी ट्रस्ट हिम, उस पर तभी भी कंटिन्यू ट्रस्ट करता है ना। ये एक अच्छे इंसान की मतलब की पहचान है, और ये इसकी अच्छाई ही जो है चोर हरी को सुधार देता है। चलिए, झुम्पा लहरी का जो है सेक्सी, देखते हैं इसके एमसीक्यू को। What is the primary setting that defines the interactions in झुम्पा लहरी सेक्सी? तो प्राइमरी सेटिंग जो है, कहाँ से शुरुआत होती है कहानी की? तो कहानी की शुरुआत होती है आपका एन ऑफिस इन बोस्टन, ठीक है ना। वहीं जो है मिरिंडा एक कैरेक्टर है जिसको जो है देव मिलता है और सेक्सी कहता है, और मामला वहीं से आगे बढ़ता है। हु एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्सी इन मिरिंडा ए वे दैट चेंजेस हर पर्सपेक्टिव? एक बच्चा है जिसका नाम है रोहिन, यंगर बॉय है। जब वो अपने अंदाज में बचकानी अंदाज में सेक्सी का मतलब समझाता है कि सेक्सी का मतलब क्या है। सेक्सी का मतलब है कि भैया हम उसे प्यार करें जिसे नहीं जानते हैं। तब मिरिंडा को लगता है अरे भैया वो तो मुझे नहीं जानता और प्यार करना शुरू कर देता है, और मैं उसके जाल में फंस गई हूँ, है ना। चलिए, व्हाट डज मिरिंडा अफेयर विथ देव मेक हर रियलाइज अबाउट हरसेल्फ? जब वो व्हाट डज मिरिंडा अफेयर्स विद देव मेक हर रियलाइज अबाउट हरसेल्फ? जब वो अफेयर में आ जाती है देव के, तो क्या उसको रियलाइज होता है? तो उसे रियलाइज होता है कि वो तो पहले अकेली थी, सी इज अलोन एंड पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप दैट इरेजेस हर आइडेंटिटी। पहले अकेली थी, जब उसके साथ पार्टिसिपेट करने लगी, उसके साथ रिलेशन बना ली, तब वो अपनी पहचान खत्म कर दी है। नेक्स्ट है, व्हाट कल्चरल आर्टिफैक्ट बिकेम ए सिंबल ऑफ मिरिंडाज रोमांटिसाइज्ड व्यू ऑफ द अफेयर? तो जो कल्चरल आर्टिफैक्ट है वो है आपका मैप ऑफ इंडिया। जब वो मैप ऑफ इंडिया मतलब भारत का मैप देखती है, जब उसे लगता है कि भैया देव के बारे में कुछ सर्च करना चाहिए, तो भारत का मैप देखती है, तब उसे पता चलता है कि कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, या कल्चर क्या है, ये सब। तब ये कहती है ना भैया ये मेरे काम का आदमी नहीं है, ये मुझे ठगने का काम कर रहा है। हाउ डज द स्टोरी एंड्स फॉर मिरिंडा? कैसे एंड होता है? तो एंड होता है कि मिरिंडा जो है सीनी एंड्स द अफेयर एंड क्लीन हर अपार्टमेंट, सिम्बोलिकली क्लीनिंग हिम आउट ऑफ हर लाइफ। उसके जीवन से पूरी तरह से हट जाती है, अपना नाता उससे तोड़ लेती है। ठीक है जी। चलिए आज ही अब शशि देशमुख का है, शशि देश पांडे का हियर मी संजय। What is the primary narrative technique used in Hear Me Sanjay? तो Hear Me Sanjay एक प्रकार का ऐसा है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के उस मतलब रियलिटी को दिखाता है जहां औरतों को कम आंका जाता है, औरतें कम मतलब मर्द औरतों का कम बोलना पसंद करते हैं, और शादी के बाद भी उनके बीच में ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहता, गैप रहता है, इस तरह की बातें हैं। तो हियर मी संजय जो है वन साइडेड है कहने का मतलब कि वन साइडेड कन्वर्सेशन है और मोनोलॉग बाय द वाइफ के द्वारा ही ज्यादा बोला जाता है, पति के द्वारा कम बोला जाता है। मतलब
पति के द्वारा नहीं बोला जाता है कहने का मतलब नहीं है, पत्नी बार बार ये कहती है कि भाई हमसे बोलिए, ये बात कहती है, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलती है आज की सोसाइटी के हिसाब से पति जो है चुपचाप है, पत्नी बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। व्हाट इज द, वो अपना पीड़ा बताती है, व्हाट की हमसे बोलिए, हम भी बात करना चाहते हैं, हम आपकी पत्नी है, ये सब वगैरह। व्हाट इज द सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट क्या है स्टोरी में? तो सेंट्रल कन्फ्लिक्ट ये है कि ए प्रोफाउंड कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है, इमोशनल डिस्टेंस इन ए मैरिज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट डज द वाइफ्स कंस्टेंट प्ली, उनका क्या प्ली है, क्या निवेदन है हियर मी संजय में, सिग्निफाई क्या करता है ये? तो ये कहता है कि भैया हर डेस्परेट नीड फॉर एक्नॉलेजमेंट, वो जानना चाहती है, अंडरस्टैंड समझना चाहती है, एंड वॉइस विद इन हर मैरिज, अपनी शादी को समझना चाहती है, उसके अंदर बातों को समझना चाहती है, बात करना चाहती है, जो कम्युनिकेशन गैप है उसको खत्म करना चाहती है। हाउ डज संजय टाइपिकली रिस्पॉन्ड टू हिज वाइफ्स अटेम्प्ट टू कम्युनिकेशन? हाउ डज संजय टिपिकली कह रहे हैं मतलब पहले की तरह कैसे रेस्पॉन्ड करता है जब वो बात करने के लिए प्रयास करती है? तो वो कहता है कि भैया विद साइलेंट, वो जो है इंडिफरेंसेस मतलब बिना मन का डिसमिसल, मना कर देता है। नेक्स्ट है आपका द स्टोरी इज ए क्रिटिक ऑफ व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, तो किस प्रकार की सोसाइटी का? तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का, पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर ऑफ मैरिज दैट साइलेंसेस वुमेन, जो औरतों को जो है साइलेंट कर देता है। खुशवंत सिंह का जो है क्या है? द वॉइस ऑफ गॉड, इन द वॉइस ऑफ गॉड व्हाई डज द पीपल इनिशियली गैदर एट द इमाम्स हाउस? इमाम साहब होते हैं, इमाम साहब जो है उनके घर पे इकट्ठा लोग हो जाते हैं एक अचानक, वो कहते हैं कि भैया देखो वो मीनार से जो है गॉड का आवाज आ रहा है, और कहानी कुछ अलग ही चल रहा होता है। उस मीनार पे गलती से एक बच्चा चढ़ गया होता है और वहीं सो गया होता है, डर के मारे जब उसका नींद टूटता है तो डर के मारे मामा चिल्लाता है और इनको लगता है कि भाई भगवान की आवाज आ रही है, एकदम ढोंगी टाइप का, है ना। तो इन द वॉइस ऑफ गॉड व्हाई डू द पीपल इनिशियली गैदर एट द इमाम हाउस, क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि उनको जो है टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड फ्रॉम द मीनरेट क्या है? मीनार से जो है भगवान की आवाज आ रही थी, वही सुनने के लिए, क्योंकि इमाम साहब ने कहा है। चलिए व्हाट इज द एक्चुअल वॉइस दैट द पीपल हियर, वो एक्चुअल वॉइस किसका था? तो वो था आपका द वॉइस ऑफ ए बॉय स्टक इन द मीनार, वो मीनार में जाके फंस गया था, वहीं सो गया था, उसी का वॉइस था, है ना, वो डर के बारे चिल्ला रहा था। व्हाट इज द क्राउड्स रिएक्शन व्हेन दे रियलाइज द ट्रूथ, उनका रिएक्शन क्या हुआ? तो वो जो है एंग्री हो गए, दे आर एंग्री एंड फील चीटेड टर्निंग ऑन द इमाम, है ना, कि वो धोखा दिए हैं, ठगने का काम कर रहा है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरीज, स्टोरी का सेंट्रल थीम क्या है? स्टोरी का सेंट्रल थीम है द डेंजर ऑफ ब्लाइंड फेथ एंड द ईज विथ विच पीपल कैन बी डिसीव्ड, है ना। ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, उसका खतरा, और जो है वो एक आराम दे वाली स्थिति जब आदमी आसानी से ठगे जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ डू द स्टोरी एंड फॉर द इमाम, तो इमाम साहब बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, ही इज ह्यूमिलेटेड एंड हिज ऑथोरिटी इज शटर्ड, उनका जो अधिपत्य है, जो वहाँ वर्चस्व रहता है, वो खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है बाबनी भट्टाचार्य का, बाबनी भट्टाचार्य, और अंतिम रहेगा ये स्टील हवाक। स्टील हवाक एक हवाई जहाज आता है गांव में, तो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं देखिएगा जरा सा। पहला है व्हाट इज द स्टील हैवक इन बाबनी भट्टाचार्य स्टोरी। स्टील का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, इस्पात, और हैवक मतलब तो बड़ा सा बाज, बड़ा सा पक्षी। तो पहली बार जब वो लोग प्लेन देखते हैं, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट देखते हैं, तो उनको लगता है कि भैया ये बड़ा सा बाज क्या है ना। तो एक तरह से उस समाज में एक क्रांति का भी, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी प्रतीक माना गया है। स्टील वाक क्या है? तो स्टील वाक है आपका ए न्यू मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है जी। चलिए व्हाट इज द प्राइमरी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टील वाक इन द स्टोरी। स्टील वाक का प्राइमरी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस है आपका, तो आंसर हो जाएगा द सिंबल ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्निटी। जैसे कि स्टील वाक जैसे ही गांव में आया, वो बड़ा सा जहाज, मिलिट्री जहाज, एयरक्राफ्ट जैसे ही लोगों ने देखा, तो उनमें बहुत सारी बातें आई, और वो एक तरह से क्या था,
वो एक तरह से सिंबल था मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस का उस छोटे से गांव में या ट्रेडिशनल रूरल वर्ल्ड ऑफ इंडिया में आने का। विलेजर भी आश्चर्यचकित हुए एंड फैसिनेट हुए उस एरोप्लेन से। अब वो रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका सामना हुआ मॉडर्नाइजेशन से, है ना, आपका मिशनरी पार्ट से। इंडिया जब से इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद ये पहली बार उन्होंने देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। हाँ, चलिए उसके बाद क्या है, विच कैरेक्टर इज क्रूशियल इन डिस्क्राइबिंग द अराइवल एंड अपीयरेंस ऑफ द स्टील वर्क टू द विलेजर्स। विच कैरेक्टर इज क्रूशियल, विच कैरेक्टर इज क्रूशियल, कौन कैरेक्टर जो क्रूशियल है अराइवल एंड अपीयरेंस ऑफ द स्टील वर्क टू द अदर विलेजर्स, दूसरे लोगों को बताने के लिए कि स्टील वर्क की जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है उसके बारे में या उसके आने के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए कौन जो है क्रूशियल है, तो वो है आपका एक कार्टमैन है जिसका नाम है बीसल। वही देखता है, वही उन लोगों के बारे में बताता है। एक तरह का नरेटर भी यही है। द विलेजर्स enthusiastic रिएक्शन टू द अराइवल ऑफ द स्टील वर्क, फिर से एक बार देखते हैं। द विलेजर्स enthusiastic रिएक्शन टू द अराइवल ऑफ द स्टील वर्क, स्टील वर्क के अराइवल से उनका एंथुजियास्टिक रिएक्शन क्या है और वो क्या चीज़ को प्राइमरीली रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडियन एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन जो है किस तरह से स्वीकारे हैं टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजिकल। चलिए, what element of society does Bhattacharya often highlight through the contrast between the villagers and the steel work? उस स्टील वर्क और विलेजर्स के कंट्रास्ट को लेकर कि उनका ये मतलब कि कह सकते हैं स्टील वर्क वर्सेस विलेजर्स को लेकर क्या चीज़ को हाईलाइट करने का काम भावनी भट्टाचार्य ने किया है। तो उन्होंने इस तरह से एक जो है सोशल रियलिटी को एंड द ट्रांसमिशन फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्निटी, जी हाँ, एक तरह से ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल वे से होते हुए, यानी एक तरह से उस रूरल इंडिया को, रूरल भारत को, रूरल गांव को मॉडर्निटी से पहचान कराने का या उसमें बदलाव करने की को लेकर ये दिखाने का काम किया है। तो कुल मिला के हम लोगों ने 85 MCQ किया और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा MCQ आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके एग्जामिनेशन में तो वाकई बेहतर और कह सकते हैं ग्रेट रोल प्ले करेगा। ठीक है जी, चलिए तो इसी के साथ फिर लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। विशेष आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल विजिट कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, गुड बाय।